ओके जी। तो हम लोग कल ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये ऑपरेशन रिसर्च वाला है। एक क्वेश्चन आता है ना वैसे कुछ लग रहा है, देखते हैं क्या है स्टैट्स का ऑपरेशन रिसर्च का। कंसिडर अ पेट्रोल पंप विच हैज़ अ सिंगल पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट। ठीक है। सो कस्टमर अराइव देयर इन अकॉर्डेंस विद द पॉइजन प्रोसेस का है ना। Having rate lambda 1 minute, arriving customer enters the petrol pump only if there are two or less customer in the petrol pump, otherwise he leaves the petrol pump without taking the petrol. At any point of the time maximum three customer are present, जैसे ओके। Successive service time of the petrol dispensing units are independent exponential random variable having mean 1 by 2 minutes. X denote the average number of customer in the petrol pump in the long run। ठीक है। सो देन ई एक्स इज इक्वल टू, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए जी बताइए। सो कुछ आइडिया है जी, बताइए ट्राई करके। सो पॉइजन प्रोसेस है बट लेकिन लिमिटेड है ना, लाइन की लेंथ लिमिटेड है, तो यहाँ बोल रहा है जो अराइवल रेट जो है ना, पॉइजन प्रोसेस है। सो लैम्डा इज 1 एंड ये बोल रहा है कि सर्विस क्या है, सक्सेसिव सर्विस टाइम ऑफ द पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/2। तो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/2 रेट कितना 2 हो जाएगा। सो ये हो गया अराइवल रेट, और जो सर्विस है ना डिपार्चर रेट होगा। सो अराइवल रेट डिपार्चर रेट। एक्स है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द पेट्रोल पंप इन लॉन्ग रन। सो कितने कस्टमर होंगे लॉन्ग रन में, ई एक्स इक्वल है क्या होगा। लेकिन लिमिटेशन ये है कि जो लेंथ है मैक्सिमम पेट्रोल की जो होगी, 3 कस्टमर प्रेजेंट होगा, एक सर्विस में होगा, 2 क्यू में होगा, है ना। सो 3 कस्टमर एट अ टाइम होगा, सो 1 इन सर्विस एंड 2 इन क्यू। सो तो मैक्सिमम 3 कस्टमर होगा ना, 1 इन सर्विस 2 इन क्यू।
सो क्या होगा, मान लो अगर टाइम 0 से स्टार्ट करे तो 0 या इनिशियली 0 कस्टमर होगा, कुछ टाइम बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर 3 से 2 हो सकता है, 2 से 1 हो सकता है, 1 से 0 हो सकता है। यही प्रोसेस है, मतलब है ना। जीरो एक टाइम पे 0 रहा होगा तो 0 से 1 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, फिर 3 से 2, 2, मतलब यही प्रोसेस चलता रहेगा ना। यहाँ पे तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। सो यही प्रोसेस है कि मतलब मैक्सिमम है ना, एक जो पेट्रोल पंप है उसमें मैक्सिमम 3 कस्टमर हो सकता है। सो 0 से 3 पॉसिबिलिटी ही है, या तो एक भी नहीं होगा, या एक होगा, 2 होगा। तो ये क्या आपको समझ आ रहा है, दिस इज समथिंग बर्थ डेथ प्रोसेस, काइंड ऑफ बर्थ डेथ प्रोसेस, बट इसका स्टेट स्पेस फाइनाइट है ना, इस तरह से है। तो ये बर्थ डेथ प्रोसेस का क्वेश्चन है। और यहाँ रो क्या होता है, इंटेंसिटी जो है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा बाई म्यू। सो ये 1/2 हो जाएगा, एंड ठीक है ना, इंटेंसिटी रो है 1/2 है, एंड इसका स्टेट स्पेस फिक्स है 0 से 3, ठीक है ना। सो स्टेट स्पेस 0, 1, 2, 3 ये आपका फिक्स है। अब आपसे कह रहा है कि सो ये कौन सा प्रोसेस है, याद है जैसे MM1 हमने बहुत सारे डिस्कस किया था। तो MM1 में क्या होता है कि लेंथ इन्फिनाइट है इसका, है ना। MM1 जो प्रोसेस है उसमें लेंथ तो इन्फिनाइट होता है। तो ये MM1 यहाँ पे मान लो कितने कस्टमर हो सकते हैं, n कस्टमर ले लो तो n हो जाएगा। ये MM1C या MM1K आपने देखा होगा इस तरह से। तो इसका मतलब है C इज द कैपेसिटी, मतलब M है ना मार्कोवियन, अराइवल रेट पॉइजन प्रोसेस है मार्कोवियन, डिपार्चर रेट अराइवल पॉइजन प्रोसेस होगा, एंड क्या मतलब जो अराइवल प्रोसेस है ना पॉइजन प्रोसेस है, डिपार्चर प्रोसेस पॉइजन प्रोसेस होगा। या ऐसे कहूँगा ना, रेट ऑफ अराइवल जो है नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम, इंटरआइवल टाइम एक्सपोनेंशियल है, इंटर डिपार्चर टाइम एक्सपोनेंशियल है, वन नंबर ऑफ सर्विस काउंटर, एंड सी इज द लेंथ ऑफ अ क्यू एट द सेम टाइम, है ना, एट पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमारे पास है। नाउ सो कुछ फॉर्मूला याद है इसका क्या होता है, ये फॉर्मूला एक्चुअली देखना पड़ेगा आपको। तो ये थोड़ा स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो निकालना पड़ेगा। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या है, ये लॉन्ग रन का मतलब है आपको स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप पॉइजन प्रोसेस का आपको याद होगा कि जो फॉर्मूला होता है ना, P1 P2 P3 याद है ना। P1 ऐसा होता था वहाँ पे कि जैसे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, λ0, λ1, λ2, और ये है 1 से 0 हो रहा है तो μ1, μ2, μ3। तो पॉइजन प्रोसेस में स्टेडी प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा, स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी क्या होता था कि λ0/μ1 इंटू P1, इस तरह से कुछ वैसा फॉर्मूला होता था ना। तो वैसा ही है, तो इसमें है कि बर्थ डेथ प्रोसेस में स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी या स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो अगर पाई एन है, एट द टाइम देयर आर n कस्टमर इन द प्रोसेस, है ना, मान लो n कस्टमर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कितना, π0 इंटू रो की पावर n। ये एक फॉर्मूला है। तो हमारे पास तो कहाँ तक जा सकता है, सो वी हैव टू फाइंड यहाँ पे π0, π1, π2, π3, यही हो सकता है ना टोटल। तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या आएगा, सो यहाँ से π1 की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू π0, π2 की वैल्यू आएगी रो स्क्वायर इंटू π0, π3 की वैल्यू आएगी रो की पावर q इंटू π0, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा।
इज इक्वल टू 1, तो इसको ऐड कर लीजिए कितना आता है। तो ये स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी है या स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ बर्थ डेथ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ n क्या है, n कस्टमर इन सिस्टम एट द टाइम, है ना, n कस्टमर इन द सिस्टम, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसको ऐड कीजिए कितना हो गया यहाँ से, रो तो हमें पता है ना 1/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस रो स्क्वायर प्लस रो क्यूब इंटू पाई नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से पाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस रो स्क्वायर इंटू रो क्यूब, कितना आ गया बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी आ जाएगी तो काम हो जाएगा। सो ये पीएमएफ है, काइंड ऑफ, है ना, पीएमएफ है। इसमें ये था ना कि एक्स डिनोट एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, मुझे ई एक्स निकालना है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालने हैं। तो इसको सॉल्व कर लो एंड पुट बताओ क्या आएगा। तो पाई नोट की वैल्यू जो आएगी 1 + 1/2 + 1/4 + 1/16, यही ना। तो एलसीएम लेंगे तो ये 16 न्यूमरेटर में आ जाएगा, फिर बचेगा 16 + 8 + 4 + 1, सो 16/29। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड पाई 1 जो होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई 1 आप निकालेंगे तो पाई नॉट इंटू रो, तो रो आ जाएगा 16/29 इंटू 1/2। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो एंड पाई 2, ठीक है, ऐसे ही निकाल लो। सो अब इसका ई एक्स निकालो, ये पी एम एफ है ना। पाई 2 जो है 1/2 का स्क्वायर एंड पाई 3 आएगा। सो दिस इज द पी एम एफ यू हैव, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ पाई नोट तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ से आप ई एक्स निकालिए, ये पी एम एफ है 0 1 2 3 पे। सो कैन यू फाइंड पी एम एफ, सो ये क्या आएगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, मान लो ई एक्स है, सो ये पी एफ निकालो जरा, क्या होता है ई एक्स निकालो। ये पाई नोट सही निकाला हमने, 1 1/2 1/4 1/16, रो हमारा 1/2 ही था ना। ये पी एम एफ 1 आएगा, चेक कर लेना, ये सही है ना, ये 1 आएगा ना। ये चेक कैलकुलेशन, सर 1/16 1/8 होगा ना, क्या पाई नॉट में रो क्यूब। तो वहाँ क्या लिखा हमने, एक मिनट एक मिनट, 1/8 होगा या 1/2 होगा, कैसे चेक कीजिए। अच्छा यहाँ पे गलती से 16, ओ ये मिस्टेक हुआ मुझसे, नहीं, ओके ओके, आई थिंक यहाँ ओके, मिस्टेक। सो ये 1/8 होता तो आई थिंक ये गड़बड़ हो गया ना। तो 8 यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ से 15। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कीजिए कैलकुलेशन। अब यहाँ से ई एक्स निकालिए कितना आता है, ये प्रोबेबिलिटी 0 पे है, ये प्रोबेबिलिटी 1 पे है, ये प्रोबेबिलिटी 2 पे है, ये प्रोबेबिलिटी 3 पे है। तो यहाँ से ई एक्स निकालिए, यही आंसर आएगा, क्या आता है, ठीक है ना। तो 0 इंटू 8/15, 1 इंटू जैसे 4/15, एंड ऐसे ही 2 इंटू 2/16 एंड 3 इंटू
1/15, ठीक है। सो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? इलेवन 15, ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली स्टीडी है ना, लॉन्ग रन का मतलब होता है कि स्टीडी स्टेट प्रोबेबिलिटी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किस केस में क्या है। जैसे पॉइजन प्रोसेस का आप लोगों को याद होगा, उस तरीके से इसका थ्योरम मतलब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि बर्थडे इस प्रोसेस में स्टीडी स्टेट प्रोबेबिलिटी क्या आती है फॉर द फाइनाइट लेंथ, है ना। जब आपका ये फाइनाइट है, सपोर्ट जो है क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेस फाइनाइट है, तो उस केस में क्या होगा? तो आई थिंक कल हमने कितने 5 क्वेश्चन, ये छठा वाला था, कल 5 तक किए थे ना। सो ये 6th क्वेश्चन होगा इस पेपर यूनिट मतलब पार्ट बी में, यूनिट 4 का। ये हमारे प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है, बस अरेंजमेंट का है। ये तो बहुत आसान है ना, ये तो कर लेंगे आप लोग, इसमें मुझे लगता है सॉल्व करने की जरूरत है। आप लोग बताइए क्विकली आंसर। सीडीएफ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो यू नो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ। फाइन, आंसर बताइए। ये 7th क्वेश्चन होगा इस पेपर का, मतलब यूनिट 4 वाला, पार्ट बी में। सॉल्व कर लेंगे जी, सीडीएफ अगर पता हो। सो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ, तो ये आप जानते होंगे फॉर्मूला। इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3/4 माइनस x लेस देन इक्वल टू 1/3। तो आ जाएगा सी डी एफ ऑफ x एट 3/4 माइनस सी डी एफ ऑफ x एट 1/3, ठीक है। अब ये तो मुझे लगता नहीं मुश्किल है अब आपके लिए। सो 3/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ है? तो 3/4 आई थिंक इस बीच में ही होगा, तो पुट कर लीजिए। तो 1/3, 3/4 प्लस 1, सी डी एफ एट 1/3, ये भी इस बीच में ही है। तो 1/3 प्लस 1, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है, मुझे बताइए इनमें से कौन सा आएगा। आ गया 17/36। ओके, सो इजी है। ओके ना, प्रोसेस ये। अच्छा एक मिनट, मैंने बस ये निकाला है अभी, ये रह गया है ना। सो एक मिनट, ये जो था ना, ये बस मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ये पार्ट रह गया। सो यहाँ होगा प्लस प्रोबेबिलिटी एट जीरो। तो जीरो में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जंप, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर लिख के दिखाऊँ। सो एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, यही आएगा ना इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल आएगा, और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल थी। ठीक है, दो पार्ट है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ है। तो ये आ जाएगा सी डी एफ एट जीरो माइनस सी डी एफ एट जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। मैंने बस फर्स्ट पार्ट किया, ये मिस किया फिर। तो यहाँ से आ जाएगा सी डी एफ एट जीरो, जीरो यहाँ पे इक्वल है, तो इसमें जीरो रख दीजिए। सो 1/3 जीरो प्लस 1, जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, निकालिए क्या आएगा। तो आपने बता ही दिया ना, आई थिंक ये आएगा फाइनल। ओके जी, देखो कोई मिस्टेक हो तो बताना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, A1 A2 A3 B event satisfying each AI has probability between 0 and 1, which of the following is true। ये बेसिक क्वेश्चन है, बताओ मुझे, ट्राई करें क्या होना चाहिए, है ना। बेसिक प्रोबेबिलिटी का है।
थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड आ रहा है, अच्छा। तो सब में गिवन A2 है, तो आप A2 को ना इग्नोर कर सकते हैं ना, यहाँ भी गिवन A2 है। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वही वाला, जैसे आप जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, इन दोनों में क्या रिलेशन है ना। तो ये इंडिविजुअल ज़्यादा होगी, क्योंकि ये है दिस प्लस दिस माइनस दिस, राइट। तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, PMF दे रखा है ना एक्स का। सो थीटा 0 से 1 में अननोन पैरामीटर है। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 फ्रॉम अबव डिस्ट्रीब्यूशन, द ऑब्जर्व्ड काउंट ऑफ 0 1 2 आर 20 30 एंड 50। अच्छा, तो 0 आया 20 टाइम, 1 आया 30 टाइम, 2 आया 50 टाइम respectively. Then the maximum likelihood of theta based on, so I think likelihood function अब तो easy नहीं हो गया है ना। So probability of x is equal to 0, ये जो PMF है इसकी पावर 20, probability of x is equal to 1, x is equal to 1 इसकी पावर जो होगी and that will be 30, and probability x is equal to 2 इसकी पावर 50, ठीक है। तो निकालिए अब इसको, है ना। तो एमएलई क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है आपको। तो ये भी मतलब 1 माइनस थीटा अपॉन 2 की पावर 20 हो गई, 1/2 की पावर 30 है, एंड थीटा बाई 2 की पावर 50 है। और थीटा क्या है, थीटा 0 से 1 में है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन इज एमएलई। तो आप इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालिए। अच्छा, निकालिए आपने, क्या 5/7 आएगा, ठीक है ना। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो आप लॉग ले लो चाहो तो, है ना, बट अगर वैसे ठीक लगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना था वो हो सकता है। सो यू टेक लॉग, ठीक है, ये निकालो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, एंड देन इसको मान लो स्मॉल एल थीटा फंक्शन है। सो एल डैश थीटा निकाल के 0 पुट करो, देखो थीटा की वैल्यू क्या आती है, एंड देन जस्ट चेक इट वेदर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो हो जाएगा। आई थिंक ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पहले दूसरा PDF खोला था तो उसमें शुरू था। इसके दो मेथड है ना। एक तो है कि आप ट्रांजिशन डायग्राम बना के मैनुअली निकाल सकते हो, कि 4 से स्टार्ट करके
जीरो और थ्री में जाने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, यू ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटी तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका वो जो पहले हम ऑलरेडी करा चुके हैं, अल्फा वाला मेथड, उसमें अल्फा 4 निकालोगे तो आ जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन इस पेपर का यही था, जो जून 2024 को पेपर स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही, फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन ये था, सेकेंड यही डिस्कस किया था। सो तो ये हमारा तो नहीं क्वेश्चन ना, तो हम्म। तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ से एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा ना। लेट एक्स नॉट एक्स वन एक्स पी बी आई आई डी रैंडम वेरिएबल विथ मीन जीरो वेरिएंस वन, वाई आई इज एक्स नॉट प्लस एक्स आई, द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट बेस्ड ऑन द कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ वाई वेक्टर, है ना। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ वाई वेक्टर इसमें ऐसा है कि वाई वन जो होगा एक्स नॉट प्लस एक्स वन है, वाई टू एक्स नॉट है ना, एक्स वन खाली मान लो, एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा, वाई थ्री एक्स नॉट प्लस एक्स थ्री, ऐसे चलता रहेगा। एंड वाई पी इज एक्चुअली एक्स नॉट, है ना, मतलब ये रहेगा। बाकी गैप में बस मैं ये लिख रहा हूँ कि बीच में जीरो है, कहने का मतलब यहाँ जीरो आप लगा सकते हो, है ना। जीरो एक्स वन जीरो एक्स, लाइक काइंड ऑफ जीरो एक्स वन जीरो एक्स टू, ठीक है। सो चलता रहेगा, जीरो एक्स पी माइनस वन देन एक्स पी, यही ना। तो इस तरह से है। तो अब आप इसका वेक्टर अगर इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, है ना, y बराबर सम मैट्रिक्स टाइम x, इसमें क्या क्या आएगा, है ना। सो ट्राई कीजिए जी, क्या लगता है क्या आंसर आएगा।
और हमें गिवन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई जो है 0 है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई 1 है, ठीक। हम्म। अच्छा, वाई वेक्टर का कोवेरिएंस क्या आएगा, या इतना नहीं भी करते तो वैसे ही निकालोगे। सो सीधा सीधा अगर हम निकाल लें कि हमें तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स चाहिए वाई का, राइट, तो हम डायरेक्टली वाई का कोवेरिएंस मैट्रिक्स से निकाल लेते हैं, वो छोड़ो यहाँ से। सो हम सिग्मा अगर लेते हैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ वाई, सो ये पी क्रॉस पी का होगा। सो यहाँ वेरिएंस आएगा, वेरिएंस ऑफ वाई 1 कितना है। सो ये निकाल सकते हैं आप लोग इजीली ना। सो वैसे भी कर सकते हैं कि हम लोग ये ना करके सीधा निकाले कि कोवेरिएंस ऑफ वाई आई क्या है, सॉरी वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या है। अच्छा, कोवेरिएंस वो भी आ जाएगा ना। तो अभी क्या करो, कोवेरिएंस बिटवीन वाई आई वाई जे, ये कितना आएगा। तो ये पुट करोगे कोवेरिएंस बिटवीन एक्स नॉट प्लस एक्स आई कॉमा एक्स नॉट प्लस एक्स जे, जहां मैं हम ले रहा हूँ आई जे डिफरेंट है ना, जहां आई इज डिफरेंट देन जे, यही आ जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट का डेफिनेशन क्या होता है। What is definition of first principal component? It is the eigenvector associated with the largest eigenvalue. तो आप लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल के उसका आइगन वेक्टर निकालो। अच्छा, यहाँ पे जो होगा, हम्म, सो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो इसका आप पहले कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालो कितना आएगा। तो ये कितना आएगा आपको क्या लगता है, एक्स नॉट का सो वेरिएंस जो कि 1 है, एंड एक्स नॉट और एक्स जे। अच्छा, आई जे यहाँ मैं मोर देन 1 ले लेता हूँ, है ना। सो आई जे दोनों मोर देन इक्वल टू 1, मोर देन 0 मतलब, ठीक है। तो ये मोर देन 0 है। कितना आएगा जी, तो एक्स नॉट और एक्स जे के बीच का कोवेरियंस, वो तो आई डी था, तो 0, एक्स आई एक्स जे का 0, एक्स आई एक्स जे के बीच का कोवेरियंस कितना होगा। सो ये तो 1 आ गया, एंड वेरियंस कितना आएगा। सो एक मिनट, वेरिएंस 2 आएगा सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ एक मिनट, एक कॉल आ गया था, हाँ।
p+1 आएगी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही या मुझे ही नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली म्यूट कर रखा था, तो अभी आप लोग आवाज नहीं आ रही होगी, है ना। सो आप लोग इसका आइगन वैल्यू निकालिए। अच्छा, हम्म। ठीक है जी, देखिए तो यहाँ पे क्या है, आइगन वेक्टर आई थिंक निकाल सकते हैं इसका। आइगन वैल्यू तो हो गया, जैसे उन्होंने बताया अंकित, आई थिंक फर्स्ट वन आ रहा है। तो ये फाइंड कीजिए, देखिए ये मैट्रिक्स है ना, डायगोनल पे 2 है, बाकी एंट्री 1 है ना, बाकी 1 है ना। कंप्लीट, बाकी लोगों को समझ आ रहा है, देखिए। ईगन वेक्टर p क्रॉस 1 का 1 1 करके आएगा सर। हाँ, यस यस यस, है ना। मतलब ये क्या बन के आएगा इसका, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्या कह रहे हैं आप। ईगन वैल्यू p+1 है, उसके रिस्पेक्ट में ईगन वेक्टर निकालेंगे, p क्रॉस 1 का 1 करके 1 1 सारी एंट्रीज रहेंगी। हाँ हाँ, यस यस, है ना। और न्यू जो वो निकालेंगे y, वो उसका y इंटू ईगन वेक्टर, उसको पहले नॉर्मलाइज कर लेंगे 1 बाई रूट अपॉन 1 + 1 + 1 हाँ हाँ, p टाइम्स। तो उससे आ जाएगा ना, कर पाएंगे सब लोग। सो हम्म तो ऐसा कुछ आ जाएगा ना जो आप कह रहे हैं, आई थिंक 1/√p वेक्टर 1 1 1 आ जाएगा, एंड देन इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे y वेक्टर से, है ना, तो उससे बन जाएगा। वैसे यस सर, यस सर। p ट्रांसपोज y निकालेंगे तो यही आ जाएगा 1/√p समेशन y। ठीक है, थैंक यू, हाँ यही होगा। सो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। सो मतलब ये कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पहले करस्पॉन्डिंग आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा इसमें, एंड देन उससे आपको
y को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। v ट्रांसपोज y, v यहाँ पे बनाएंगे तो इस तरह का आएगा आइगन वेक्टर जो है, एंड देन चलिए वो कॉल आ गया था इसलिए ना मैंने म्यूट कर दिया था तो कॉलेज कलीग का। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ठीक है, यूनिट सी में तो नहीं आ गया, पार्ट सी में आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना, पार्ट सी स्टार्ट हो गया। ओके सो पार्ट बी यहीं तक था, पार्ट सी है ना, यहाँ से पार्ट सी स्टार्ट हो गया। तो ये एक्चुअली हमने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं यही लास्ट क्वेश्चन ही था, यहाँ से पार्ट सी स्टार्ट हो गया। तो कितने क्वेश्चन हमने काउंट नहीं किए, 12 होंगे एक्चुअली है ना, पहले कुछ किए थे तो स्किप करके। तो ये जो अभी पेपर डिस्कस किया हमने ये था जून 2024 वाला है ना। अभी अभी टाइम है हमारे पास, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम खत्म ही हो गया है। तो अगला जो पेपर होगा दिसंबर 2024 वाला, आई थिंक ये लास्ट ही था ना, दिसंबर 2024 वाला एग्जाम एक्चुअली अभी हुआ था फेब 2025 में, मतलब एग्जाम दिसंबर 2024 का है लेकिन ये हुआ था फेब 2025 में। तो ये होगा, और इसके बाद अभी आप लोगों का एग्जाम है अभी जो होने वाला है 28 जुलाई को है ना। सो 28 जुलाई 2025 को होने वाला है, जो जून 2024 वाला है, नहीं एक मिनट, जून 2025 वाला ना, हाँ। सो जून 2025 वाला इस एग्ज़ाम को डेट है ना। तो ये एक पेपर डिस्कस कर लेंगे, तो ये होगा 2015 से 24 तक का हमने हर पेपर का पार्ट बी का यूनिट 4 डिस्कस कर लिया। फिर पार्ट सी पे आएंगे, हालांकि टाइम कम ही बचा है लेकिन अब पार्ट सी स्टार्ट करेंगे। तो ये एक पेपर बस बचा है, इस पेपर को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग पार्ट सी स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, जैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं, फिर कल देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। जैसे कल शायद क्लास हो नहीं पाएगी क्योंकि मैं खड़गपुर जाऊंगा सुबह।